ओके। वेलकम आप सभी का। देखिए, आज अपना जो टॉपिक है ना वो जैसे जीनोमिक लाइब्रेरी, सीडीएनए लाइब्रेरी और जीन एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करने के लिए कौन से सिस्टम्स काम में आते हैं ना, उनके बारे में अपन समझेंगे। तो सिंपल से टॉपिक्स हैं और ऐसे माइनर टॉपिक्स हैं। देखो, लास्ट क्लास में भी बात हुई थी कि लाइब्रेरी का मतलब होता है कलेक्शन, है ना। और जीनोमिक जीनोमिक जो है वो जीनोम से आया है ना। जीनोम का मतलब होता है टोटलिटी ऑफ जीन्स। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी जीन्स होते हैं, यानी कि उनका जेनेटिक मटेरियल जैसे मान लो आप डिप्लॉइड लेंगे तो उसमें डीएनए वो सारा आ जाएगा। लेकिन जीनोम का मतलब होता है, जैसे आप ह्यूमन के हिसाब से बात करेंगे तो ओनली 23 क्रोमोसोम, है ना। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, है ना। कई बार अपन क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, तो वो क्या कहलाता है, जीनोम। और जीनोम से बना जीनोमिक। जीनोम की स्टडी जीनोमिक, जीनोमिक्स, जो प्रोटीन की स्टडी प्रोटियोमिक्स। तो जीनोम, वैसे आपको पता होना चाहिए कि जीनोम का मतलब, जैसे हैप्लॉइड है उनमें तो पूरा ही आ जाएगा जीनोम, डिप्लॉइड है उनमें जो सिंगल सेट होता है, दैट इज कॉल्ड जीनोम। ठीक है। तो अभी अपन जो टेक्निक्स का सेक्शन पढ़ रहे हैं उसमें अपन जैसे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में समझ रहे हैं। उसी में जैसे आज हम ये देखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीनोम होता है, उस जैसे जीनोम पाया तो जाता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, बट हम उनको लेबोरेटरी के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। और लेबोरेटरी में स्टोर करने का जो तरीका है वो होता है लाइब्रेरी। तो जीनोमिक लाइब्रेरी एक प्रकार का इन विट्रो वो स्टोरेज है जीनोम का। बट यहाँ पे पूरे क्रोमोसोम को, पूरे जीनोम को एक साथ स्टोर नहीं किया जाता, टुकड़ों में किया जाता है, पीसेज में, राइट। तो वही अपन समझेंगे कि जीनोमिक लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग डीएनए फ्रैगमेंट। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि जब आपके पास कोई ओवरलैपिंग सीक्वेंस होती है तो हम उसका क्रम निर्धारित कर सकते हैं, है ना। जैसे आपने कहा कि 1 2 3 4 5 7, और फिर कोई दूसरी संख्या उसके अंदर 5 7 8 9 और ये मान लो कि 6 आ रहा है। तो अब हमें पता है कि 5 7 5 7 कॉमन है, तो ये संख्या यहाँ से स्टार्ट होगी 8 9 6। तो ओवरलैपिंग जो है ना, कि आप उनको दोनों को जोड़ना चाहें तो कैसे जुड़ेंगी, ओवरलैपिंग कॉमन होते हैं। तो ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस अगर हमारे पास होंगी तो हम उनको क्या कर सकते हैं, सीरियल में कंटिन्यूसली अरेंज कर सकते हैं। मान लो कि आपके पास पहला टुकड़ा है, दूसरा टुकड़ा है, उसमें ओवरलैपिंग ना हो, तो आप ये नहीं बता सकते कि इसका 5 प्राइम किधर है, 3 प्राइम किधर है, कौन सी पहला आएगा कौन सा बाद में आएगा। ये तो केवल 2 टुकड़ों की बात हो रही है। अगर ऐसे हमारे पास बहुत सारे टुकड़े हो तो हम कर भी नहीं सकते हमारा काम, राइट। ठीक है। दैट टुगेदर मेकअप द टोटल जीनोमिक डीएनए ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो टोटल जीनोमिक डीएनए होता है उसको हम ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट्स के रूप में क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। दिस इज द जीनोमिक लाइब्रेरी। है कैसे कैसे करेंगे भाई, जैसे मान लो आपने 5 7 4 ऐसे करेंगे तो 7 5 4 3 2 1 आएगा, तो फिर ये सीक्वेंस उसी प्रकार से उल्टी हो जाएगी। हाँ, द डीएनए इज स्टोर्ड इन पॉपुलेशन ऑफ आइडेंटिकल वेक्टर्स। तो अभी अपन जो डीएनए फ्रेगमेंट्स के रूप में ले रहे हैं वो कहाँ लेंगे, वेक्टर्स के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है। इज कंटेनिंग ए डिफरेंट इंसर्ट ऑफ डीएनए। तो हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं और उन वेक्टर्स के अंदर जो टुकड़े हैं वो डले हुए होते हैं। तो
वेक्टर्स के अंदर स्टोर होता है एक्चुअल में, ठीक है। इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट ए जीनोमिक लाइब्रेरी द ऑर्गेनिजम्स डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड, हमें बाहर निकालना पड़ेगा। देन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से उसके टुकड़े करने पड़ेंगे स्पेसिफिक साइज के। द फ्रेगमेंट्स आर देन इंसर्टेड इनटू द वेक्टर यूजिंग डीएनए लाइगेज। और नेक्स्ट क्या करेंगे, वेक्टर डीएनए कैन बी टेकन अप बाय द होस्ट, commonly a population of E. coli, with each cell containing only one vector molecule. Using a host cell to carry the vector allow the easy amplification, यानी कि उसका नंबर बढ़वा सकते हैं, एंड रिट्राइवल, उसमें से अपन निकाल भी सकते हैं स्पेसिफिक क्लोन्स फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ एनिमल्स। यानी कि एक जीव का जो जीनोमिक पूरा मटेरियल है उसको हम बैक्टीरिया के अंदर, वेक्टर्स के अंदर, टुकड़ों के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया में करने से क्या फ़ायदा होगा कि बैक्टीरिया को अपन ग्रो करा सकते हैं ना, एम्पलीफाई करा सकते हैं, उसमें से निकाल सकते हैं, राइट। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ वेक्टर अवेलेबल फॉर विथ वेरियस इंसर्ट कैपेसिटी, है ना, कि हम बाहर से कितना डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं उसके आधार पे वेक्टर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। जनरली मेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म विथ लार्जर जीनोम रिक्वायर वेक्टर फीचर्स, लार्ज इंसर्ट जिनमें अपन कर सकते हैं, देयर बाई प्योर वेक्टर्स मॉलिक्यूल्स कैन बी नीडेड टू मेक द लाइब्रेरी। क्योंकि जैसे जैसे अपन हायर ऑर्गेनिजम्स की तरफ जाते हैं जीनोम साइज वो बड़ा हो जाता है, और काफ़ी सारे जीन्स को स्टोर करने के लिए हमें भी बहुत ज़्यादा वेक्टर चाहिए। तो उसके बजाय हम क्या प्रीफर करते हैं, ऐसे वेक्टर जिनमें हम बड़े डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, researchers can choose a vector also considering the ideal insert size to find the desired number of clones necessary for full genome coverage। तो एक बार केवल इंसर्ट करना ही हमारा टारगेट नहीं होता है, इंसर्ट करने के बाद में हमें उसका नंबर बढ़ाना तो भी हमारा सिस्टम है उसके लिए सपोर्टिव होना चाहिए। जीनोमिक लाइब्रेरीज आर कॉमनली यूज्ड फॉर सीक्वेंसिंग एम्पलीफिकेशन, हालांकि हमें जो जीनोम है उसमें जो डीएनए मटेरियल है उसकी सीक्वेंसिंग अगर हमें करनी हो तो उसके लिए हम काम में ले सकते हैं। दे हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द होल जीनोम सीक्वेंसिंग, जैसे पूरा का पूरा जो जीनोम है, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनमें एंड टू एंड क्या इंफॉर्मेशन है वो होल जीनोम सीक्वेंसिंग कहलाती है ना। जैसे आपके बहुत सारे मॉडल ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है तो वहाँ पे अपन को लाइब्रेरीज की नीड होती है। इसके बाद में हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं इनके हिस्ट्री वाले पार्ट से, ठीक है। तो द फर्स्ट डीएनए बेस्ड जीनोम एवर फुल्ली सीक्वेंस वाज अचीव्ड बाय द 2-time नोबेल प्राइज विनर फ्रेडरिक सैंगर इन 1977। फर्स्ट टाइम डीएनए बेस्ड जीनोम जिसको बाद में फुल्ली सीक्वेंस किया गया, फ्रेडरिक सैंगर। Sanger and his team of the scientists created a library of bacteriophages 5x174, इसको कई बार ऐसे 5x174 ऐसे भी लिखा जाता है ना, फॉर यूज इन डीएनए सीक्वेंसिंग। तो यहाँ से आपको ये क्लियर रखना है कि जो पहला लाइब्रेरी था वो बैक्टीरियोफाज कौन से वाला 5x174 के लिए, है ना, डीएनए सीक्वेंसिंग मकसद के लिए किया गया था फ्रेडरिक सैंगर के द्वारा। द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सक्सेस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ सीक्वेंसिंग जीनोम टू रिसर्च जीन थेरेपी। तो बाद में जब हम एक ऑर्गेनिज्म का जीनोम सीक्वेंसिंग कर लेते हैं तो फिर हमें बाकी ऑर्गेनिज्म के साथ में जो भी नीड होती है उसके लिए भी हम उस चीज़ को यूज़ कर पाते हैं। टीम्स आर नो एबल टू कैटलॉग पॉलीमॉर्फिज्म इन जीनोम्स एंड इन्वेस्टिगेट दोज कैंडिडेट्स जीन कंट्रीब्यूटिंग टू, है ना, मैलेडीज सच एज पार्किंसन डिजीज हैं, बहुत सारी अप्रोचेज है वो हमारे पास है, ठीक है। तो हिस्टोरिकली आप फ्रेडरिक सैंगर हैं, बैक्टीरियोफाज हैं, 5x174 का ध्यान देंगे, ठीक है। जीनोमिक लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी, तो जो बातें हमने अभी की थी वही चीज़ें हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए जीनोमिक लाइब्रेरी इन्वॉल्व क्रिएटिंग मैनी रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। रिकॉम्बिनेंट हम उन सभी को बोल देते हैं जिनमें किन्हीं दो अलग अलग सोर्स से लिया हुआ डीएनए एक साथ होता है। जैसे आपने रिकॉम्बिनेंट वेक्टर पढ़े,
एक्सप्रेशन वेक्टर पढ़े, तो आप कुछ भी बाहर का किसी में भी जोड़ देते हो तो वो नया बन जाता है. दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट. So an organism's genomic DNA is extracted and then digested with restriction enzyme. For organism with very small genome, जिनका genome 10 kilobase per से छोटा होता है, digested fragment can be separated by gel electrophoresis. ठीक है, the separated fragments are then be excised and cloned into vectors separately. However, when a large genome is digested with restriction enzyme, there are far too many fragments to excise individually. The entire set of fragments must be cloned together with the vector and separation of clones can occur after. तो छोटे जो होते हैं उनमें तो हम क्या है कि पहले फ्रैगमेंट को आइसोलेट करते हैं फिर वेक्टर में डालते हैं. बड़े जो है उनके अंदर हम जैसे टुकड़े करेंगे उनको वेक्टर में डाल के फिर वेक्टर को सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, ये आके मेन स्टेप्स हो जाएंगे जो हमने अभी बातें की हैं कि एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, हमें प्योरीफाई करना पड़ेगा, फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमें कट लगाने पड़ेंगे. ठीक है, और फ्रैगमेंट हमारा एक एप्रोप्रिएट साइज का बनाना पड़ेगा जिसमें जीन आ जाए ना, जीन डिस्टर्ब ना हो, जीन होना चाहिए उसके अंदर. इंसर्ट द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए इनटू वेक्टर. ठीक है, यूज द डीएनए लाइगेज, वो सब हो गया. रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स अपन बना लेंगे. दिस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स आर देन टेकन बाय द होस्ट ट्रांसफॉर्मेशन. और फिर जो हमारे पास बैक्टीरिया हैं जिनका जो कल्चर हमारे पास है वही क्या है, लाइब्रेरी, क्योंकि उनके अंदर हमारे सारे फ्रैगमेंट्स वो डले हुए हैं. ठीक है, ये अगला जो सेक्शन है वो है डिटरमाइनिंग टाइटर ऑफ लाइब्रेरी, कि हम जो लाइब्रेरी बनाते हैं उसके जो पार्ट्स हैं उसको हम कैसे निर्धारित करते हैं. डिटर्मिनेशन. आफ्टर द ए जीनोमिक लाइब्रेरी इज कंस्ट्रक्टेड विद ए वायरल वेक्टर, जैसे कि आपने लैम्डा फाइल ले लिया. द टाइटर ऑफ द लाइब्रेरी कैन बी डिटरमाइंड. कैलकुलेटिंग द टाइटर अलाउज रिसर्चर टू अप्रोक्सीमेट हाउ मैनी इन्फेक्शन वायरल पार्टिकल्स वर सक्सेसफुली क्रिएटेड इन द लाइब्रेरी. तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, डाइल्यूशंस ऑफ द लाइब्रेरी आर यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म कल्चर ऑफ इकोलाई विद नॉन कंसंट्रेशन. द कल्चर आर देन प्लेटेड ऑन अगार प्लेट, इंक्यूबेटेड, है ना, उनको अपन टाइम देते हैं. द नंबर ऑफ वायरल प्लैग्स, क्योंकि जब हमारे पास बैक्टीरियोफाज होता है तो वो क्या करेगा, बैक्टीरिया की जो सेल्स हैं उनके ऊपर अटैक करके उनको तोड़ेगा, तो लाइसिस होगी तो वहाँ पे बैक्टीरिया खाली हो जाएंगे, उसको बोलते हैं अपन प्लैग. तो वो प्लैग्स अपन काउंट करते हैं. एंड ईच कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टिव वायरस पार्टिकल्स इन द लाइब्रेरी. है ना, तो जितने प्लैग्स बने किसने बनाए, एक प्लैग कौन बनाता है, एक प्लैग का मतलब एक इन्फेक्शन के बराबर है. और फिर उसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, वायरल पार्टिकल्स जो है उनका नंबर डिसाइड कर सकते हैं. Most viral vectors also carry a marker that allow clones containing an insert to be distinguished from that do not have an insert. तो मार्कर के बिहाफ के ऊपर कर सकते हैं और प्लैग के बिहाफ के ऊपर अपन जो जिनमें कैरी हो रहा है पर्टिकुलर जो वायरसेज हैं जो कैरी कर रहे हैं, अगर हम वेक्टर के रूप में बैक्टीरियोफाज लेते हैं तो प्लैग इस्तेमाल होंगे, वरना नहीं हो सकते. ऐसे हम काम में ले सकते हैं कि टाइटेशन करने के लिए मेड विद अ नॉन वायरल वेक्टर, जैसे कि प्लाज्मिड अपन ले रहे हो, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम अपन ले रहे हो. ए टेस्ट लाइगेशन ऑफ द लाइब्रेरी कैन बी डन टू ट्रांसफॉर्म ई कोलाई. द ट्रांसफॉर्मेशन इज देन स्प्रेड ऑन अगार प्लेट एंड इंक्यूबेटेड ओवरनाइट. ठीक है, तो हम उनको क्या है कि एक फ्रेश मीडियम के ऊपर लेते हैं. द टाइटर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इज डिटरमाइंड बाय द काउंटिंग द नंबर ऑफ कॉलोनीज फॉर्म्ड. तो बैक्टीरियोफाज वाले लेते हैं तो फ्लैग गिनते हैं, और अगर अपन बैक्टीरियोफाज के अलावा वाले लेते हैं जैसे प्लाज्मिड वगैरह ले रहे हैं तो हम क्या लेंगे, जैसे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम लेंगे तो कितनी कॉलोनीज बन रही है, नंबर ऑफ कॉलोनीज के आधार पर अपन डिसाइड कर सकते हैं. तो इसमें जैसे अपन एक और लेटेस्ट चीज़ के रूप में ना एक अच्छा पॉइंट अपन इसमें ऐड कर सकते हैं कि हाउ टू सेलेक्ट ए वेक्टर. जब अपन को इंसर्ट करना होता है कि हम कितना बड़ा फ्रैगमेंट लें और कौन सा वेक्टर लें ना, तो वेक्टर सिलेक्शन रिक्वायर वन टू एंश्योर द लाइब्रेरी मेड इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर जीनोम. कि हम लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं उसमें पूरा जीनोम आ जाए, उसके अकॉर्डिंग हमें वेक्टर वो चूज़ करना पड़ता है. एनी इंसर्ट ऑफ जीनोम
derived from a restriction enzyme should have an equal chance of being the library compared with other insert। ठीक है, मान लो कि आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट लगवाए तो आपके पास फ्रेगमेंट्स बन गए ना, तो एनी इंसर्ट ऑफ जीनोम डिराइव्ड फ्रॉम एंजाइम तो क्या हो गया, फ्रेगमेंट हो गया। भैया आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट इंसर्ट करा लो, शुड हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इन लाइब्रेरी कंपेयर्ड इनटू इंसर्टेड। जैसे मान लो कि आपके पास 100 टुकड़े बने हैं, तो हमारे पास क्या हो सकता है, जब आप ये आप कंजुगेट करेंगे, उसको इंसर्ट करेंगे, तो कोई सा भी टुकड़ा जा सकता है, इक्वल चांसेस सबके जाने के। फर्दरमोर रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स शुड कंटेन लार्ज एनफ इंसर्ट ensuring the library size is able to be handled conveniently। ठीक है, तो this is particularly determined by the number of clones needed, कि हमें कितने क्लोन्स की जरूरत पड़ेगी। The number of clones to get a sampling of all the genes is calculated by the size of organism genome as well as the average insert size, कि जीनोम कितना बड़ा है और हम इंसर्ट कितना कर सकते हैं, राइट। तो द प्रेजेंटेशन बाय द फॉर्मूला नॉन एज कार्बन एंड क्लार्क फार्मूला। तो जीनोमिक लाइब्रेरी बनाते हैं तो वेक्टर सिलेक्शन है वो कार्बन एंड क्लार्क फार्मूला से किया जाता है। तो ये फार्मूला क्या है, n इज इक्वल टू log 1 माइनस पी डिवाइडेड बाई log 1 माइनस एफ। ठीक है, n क्या है, नेसेसरी नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स यानी कि वेक्टर, कि आपके पास रिकॉम्बिनेंट्स कितने बनेंगे। ठीक है, ये संख्या आ जाएगी। p क्या है, p इज द डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट एनी फ्रेगमेंट इन द जीनोम विल अकर एट लीस्ट वंस इन द लाइब्रेरी क्रिएटेड। p का मतलब क्या है, संभावना है। प्रोबेबिलिटी को क्या मानेंगे, संभावना, यानी कि p आपको क्या कहता है, p इज द डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी, कि आपकी इच्छा क्या है कि ये कितना आना चाहिए, किस चीज़ की इच्छा, दैट एनी फ्रैगमेंट, कि कोई भी टुकड़ा, विल अकर, वो आपको मिल जाएगा, एटलीस्ट एक बार, इन द लाइब्रेरी यू क्रिएटेड। जैसे हमारी इच्छा क्या होती है कि जैसे हम लाइब्रेरी बनाए, उसके अंदर एटलीस्ट कोई भी टुकड़ा है वो एक बार मिल ही जाए, है, या मतलब 100% मिल ही जाए, तो 100% मिल ही जाए। जब भी आप 100% प्रोबेबिलिटी बोलते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 1। जब आप बोलते हैं कि 50% प्रोबेबिलिटी आती है तो वैल्यू आती है 0.5। तो p क्या है, p द प्रोबेबिलिटी कि कोई टुकड़ा जो हमने तैयार किए हैं वो हमें मिल ही जाए। सिंपल भाषा में इसको ऐसे समझ सकते हैं। और f क्या है, f इज द फ्रैक्शनल प्रोपोर्शनल, कि जिसकी जो हिस्सेदारी है, फ्रैक्शनल प्रोपोर्शन ऑफ द जीनोम इन ए सिंगल रिकॉम्बिनेंट। जैसे कि मान लो आपके पास जीनोम है, आप उसका एक टुकड़ा तैयार कर रहे हो, तो उस टुकड़े में जीनोम का कितना % आ गया, दिस इज फ्रैक्शनल प्रोपोर्शन ऑफ द जीनोम इन ए सिंगल कॉन्स्ट्रक्ट। और f को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि f इज इक्वल टू आई अपॉन जी। तो f तो क्या है, i क्या है, इंसर्ट कितना कर रहे हैं, और g क्या है, टोटल जीनोम साइज क्या है। तो वो क्या है, फ्रैक्शन हो जाएगा, कि आप ले कितना रहे हो, टोटल कितना है, तो उसका हिस्सा बन गया, राइट। तो फर्दर आप इक्वेशन को डेरिवेटाइज कर सकते हो कि n इज इक्वल टू log 1 माइनस पी डिवाइडेड बाई log 1 माइनस आई अपॉन जी, क्योंकि आपने ये क्या कर दिया, f की वैल्यू रख दी आई अपॉन जी। ठीक है, आपका काम चल जाएगा, है, क्योंकि ऐसे लॉग वगैरह कैलकुलेशन से हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें मेथड से मतलब है। इक्वेशन वो बहुत अच्छा है, जीनोमिक लाइब्रेरी, सीडीएनए लाइब्रेरी, क्वेश्चन तो इनसे बनते ही हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि जीनोमिक लाइब्रेरी से क्वेश्चन कभी नहीं बन सकता है ना। जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होती है, तो बेसिकली हमें पता ही है कि हम जीनोम निकालते हैं, टुकड़े करते हैं, इंसर्ट करते हैं, क्लोन करते हैं, स्टोर करते हैं, राइट। तो उसमें तो कोई क्या है पूछे, हाँ, लेकिन अगर उसने विकिपीडिया खोल लिया जीनोमिक लाइब्रेरी, तो उसमें तो ये दिया हुआ है, मेथड पूछ लेगा आपसे, राइट, इक्वेशन पूछ लेगा, है ना, या मतलब वो कोई भी चीज़ है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे क्वेश्चन बना सकता है, राइट।
ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन कि जब हमारे पास एक जीनोमिक लाइब्रेरी तैयार हो जाती है तो हम उससे क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कोई हियरार्ची है, सीक्वेंसिंग वो कर सकते हैं अपन, क्रमबद्ध तरीके से जो सीक्वेंसिंग होती है उसको अपन हियरार्चिकल सीक्वेंसिंग बोलते हैं, तो वो सब अपन कर सकते हैं। होल जीनोम सीक्वेंसिंग अपन कर सकते हैं, पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग अपन कर सकते हैं। इन मेथड्स पे अपन को नहीं जाना, बट अपन को ये पता तो होना चाहिए कि हमें जीनोम वाइज एसोसिएशन स्टडीज हम वो कर सकते हैं। तो जीनोम से जुड़ा हुआ जितना कुछ भी है वो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरा जीनोम है वो इन हैंड जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स हैं उनके रूप में सेल्स में होता है। ठीक है, हाँ, इसके बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं, और जैसे जीनोमिक लाइब्रेरी है वैसे ही इसके बिल्कुल पैरेलल दूसरा टॉपिक होता है cDNA लाइब्रेरी, है ना। तो सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। जैसे अपन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है बेस पेयरिंग देना, है ना। और एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, दूसरा उसका रिवर्स होता है, वो एंटी पैरेलल डायरेक्शन है, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि किसी को जुड़ के और पूरा कर देना। जैसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसमें एक स्ट्रैंड दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, दूसरा पहले की कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो सी जो वर्ड है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री से आया हुआ है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो आप समझ सकते हैं कि cDNA इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोन्ड cDNA, यानी कि हमारे पास जो cDNA उसके हमारे पास कॉपीज होती है। ठीक है, फ्रैगमेंट्स हैं, ये इंसर्ट करेंगे इनको भी इनटू ए कलेक्शन ऑफ होस्ट सेल विच कॉन्स्टिट्यूट सम पोर्शन। जीनोमिक लाइब्रेरी में पूरा जीनोम आ जाता है, यहाँ पे क्या है सम पोर्शन, और वो भी किसका, ऑफ किसका, ट्रांसक्रिप्टोम। जीनोम अलग चीज है, जीनोम का मतलब हो गया टोटलिटी ऑफ जीन्स, और ये वर्ड है ट्रांसक्रिप्टोम, यानी कि जो जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं बस वो, क्योंकि एक बार में जीनोम के सारे जीन एक्सप्रेस नहीं होते। जीन एक्सप्रेशन है वो कंट्रोल्ड होता है, अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग जीन है वो अलग अलग टाइम के ऊपर अलग अलग मात्रा में उनका एक्सप्रेशन होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन जिनका हो रहा है इसका मतलब वो एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन मतलब mRNA बन रहा है। कोई भी जीन ट्रांसक्राइब करता है, एक्सप्रेस होता है, तो पहले mRNA बनता है। ठीक है, ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड स्टोर्ड एज ए लाइब्रेरी। तो कहने का मतलब ये है कि cDNA के अंदर हम किसी भी जीव के अंदर जो जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं उनसे जुड़ा हुआ जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करते हैं, जबकि जीनोमिक लाइब्रेरी के अंदर चाहे वो एक्सप्रेस हो रहा हो या ना हो रहा हो सारा जीनोम होता है। तो ये पोर्शन है, सम पोर्शन। ठीक है, cDNA is produced from fully transcribed mRNA। fully transcribed mRNA, ठीक है, found in the nucleus and therefore contains only the expressed genes of an organism। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस के अंदर जो आपके mRNA बने हुए हैं, है ना, फुल्ली ट्रांसक्राइब्ड mRNA, हम उनको यूज करते हैं। सिमिलरली टिश्यू स्पेसिफिक cDNA लाइब्रेरीज कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर जीन है वो पर्टिकुलर टिश्यू में ही एक्सप्रेस होते हैं, क्योंकि टिश्यू के अपने अपने फंक्शन होते हैं। तो हम टिश्यू स्पेसिफिक जो cDNA लाइब्रेरी है वो भी बना सकते हैं। तो आपको जो cDNA बनाने के लिए जो mRNA वो पर्टिकुलर टिश्यू की सेल से लेना पड़ेगा। इन यूकैरियोटिक
cells the mature mRNA is already spliced। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है उसमें ये बात छिपी हुई होती है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि फुल्ली, तो इसका मतलब क्या है? मैच्योर। तो अगर आप यूकैरियोट्स में एमआरएनए बनने को पढ़ेंगे तो वो ट्रांसक्रिप्शन तो है, बट ट्रांसक्रिप्शन के बाद में क्या होता है कि उसमें से जो इंट्रॉन्स हैं वो हटा दिए जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं स्प्लाइस्ड। तो अगर आप किसी एमआरएनए में से इंट्रॉन हटा देंगे और आप उस सिंगल, क्योंकि एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और अगर आप उस सिंगल स्ट्रैंडेड से बाद में डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल बनाएंगे तो इंट्रॉन की इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी, राइट। तो हेंस द cDNA प्रोड्यूस लैक इंट्रॉन्स, तो उसमें इंट्रॉन्स की इंफॉर्मेशन नहीं होती। जबकि आप जीनोमिक है उसमें तो सब कुछ होता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, राइट। एंड कैन बी रेडिली एक्सप्रेस इन बैक्टीरियल सेल, क्योंकि इंट्रॉन्स नहीं होंगे, क्योंकि इंट्रॉन्स वाला जो सिस्टम है वो यूकैरियोट्स में लागू होता है, तो इंट्रॉन फ्री होता है हमारा cDNA। While information of in cDNA libraries is a powerful and useful tool since gene products are easily identified, क्योंकि cDNA का कनेक्शन ही केवल उन जीन के भी काम के हिस्से से है, क्योंकि इंट्रॉन निकल जाएंगे तो एक्सॉन बचेंगे। तो एक तो ऑलरेडी क्या है, जीन एक्सप्रेशन जिनका हो रहा है वही सूचना आप ले रहे हो, एक उसमें से भी जो काम का नहीं है दैट आर इंट्रॉन, वो क्या है, इसमें इंक्लूड ही नहीं है। The libraries lack information about enhancer, intron and other regulatory element found in genomic library। तो जीन एक्सप्रेशन में भी केवल थोड़ा सा है, वो होता है जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने वाले इंट्रॉन वाले, बाकी जो रेगुलेटरी जितने भी सीक्वेंसेज हैं वो इसमें नहीं होते। केवल कौन सी सीक्वेंस से कौन सा प्रोटीन बन रहा है, बस वो इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है। तो ऐसे क्या है कि cDNA का जो बेसिक्स है वो जीनोमिक्स के बेसिक्स से थोड़ा अलग है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन कि cDNA इज क्रिएटेड फ्रॉम मैच्योर mRNA, क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप दिमाग में यही रखना कि cDNA का कनेक्शन मैच्योर से है, और मैच्योर दिमाग में आते ही आपको मैच्योर mRNA का मतलब होता है जिसमें ऐड, टैलिंग है ना, कैपिंग, टैलिंग, स्प्लाइसिंग सब हो गए, उसी को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मैच्योर बोला जाता है, ठीक है। तो हमारे पास एक मैच्योर mRNA होता है, फिर हम क्या करते हैं कि उससे डबल स्ट्रैंडेड DNA बनाते हैं, तो हम ट्रांसक्रिप्शन को उल्टा करवाते हैं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डबल स्ट्रैंडेड DNA से सिंगल स्ट्रैंडेड RNA बनता है। जब हम इसको उल्टा करेंगे तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से डबल स्ट्रैंडेड DNA बनाएंगे। तो mRNA को देख के अगर DNA बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। तो जो एंजाइम्स होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। इन यूकैरियोट्स जो mRNA है उनके पास एक टैल होती है जिसको अपन पॉली ए टैल बोलते हैं, है ना, कंसिस्टिंग ऑफ ए लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ एडेनिन न्यूक्लियोटाइड डिस्टिंग्विशेस mRNA फ्रॉम tRNA एंड rRNA। तो यूकैरियोटिक सेल में जो mRNA है उनको ढूंढना बहुत आसान है, क्योंकि उनके पास टैल होती है, tRNA के पास कोई टैल नहीं है, rRNA के पास कोई टैल नहीं है, और टैल और कैप ये दोनों mRNA की स्टेबिलिटी निर्धारित करते हैं, यानी कि जो स्टेबल है उसके पास हेड और टैल होता है, तो जिसके पास टैल है वो फंक्शनल है, कि स्टेबल वही है जो काम में आ रहा है ना, ठीक है। एंड कैन देयरफॉर बी यूज्ड एज ए प्राइमर साइट फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो जो पॉली ए टैल है, एक तो ये पहचानने के काम आते हैं कि हम, है ना, पॉली ए टैल के बिहाफ के ऊपर हम इसको ढूंढ सकते हैं कि पूरे जो आपके RNA हैं उनमें से mRNA आराम से छांटे जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप पॉली ए टैल है तो पॉली टी प्रोब लगाएंगे तो ये उसको पकड़ लेगी,
ठीक है। और फिर ऐसे अपन प्राइमर साइट के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस हैज़ बीन प्रॉब्लम दैट नॉट ऑल ट्रांसक्रिप्ट है ना सच है दोज फॉर द स्टोन कोडेक पोलिएटेल। तो ये फिर अलग चीज़ होती है कि जैसे स्टोन प्रोटीन्स के जो mRNA होते हैं उनमें पोलिएटेल नहीं होती है। बाकी मोस्टली के लिए अपन क्या कहेंगे कि उनमें पोलिएटेल होती है। तो mRNA का हमें पहले क्या करना पड़ता है कि mRNA को आइसोलेट करना पड़ता है, mRNA एक्सट्रैक्शन। तो mRNA टेम्पलेट तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि एक प्रकार का पॉलीमरेज एंजाइम है। तो पॉलीमरेज एंजाइम जिसको यूज़ करते हैं उसको टेम्पलेट बोला जाता है। डीएनए है तो डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए है तो आरएनए पॉलीमरेज। नीड टू बी आइसोलेट है ना फ्रॉम द सर्टेन सीडीएन लाइब्रेरी सिंस mRNA ओनली कंटेन एक्सॉन। The integrity of isolated mRNA should be considered so that the protein encoded can still be produced, है ना, क्योंकि उसमें सारे एक्सॉन से होते हैं तो प्रोटीन जो है उसकी इंफॉर्मेशन होगी। आइसोलेटेड mRNA should range from 500 base pair to 8000 base pair। K का मतलब 1000 हो जाता है। Several methods exist for purifying RNA such as triazole extraction, कॉलम प्यूरिफिकेशन, है ना। तो ये कुछ चीज़ें आप ध्यान दे सकते हैं कि mRNA को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ट्राइजोल एक्सट्रैक्शन आप काम में ले सकते हैं। कॉलम प्यूरिफिकेशन तो कॉलम वाला सेक्शन जो आप क्रोमेटोग्राफी में करते हैं। हाँ, जब आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी करते हैं क्या करते हैं, डन यूजिंग ओलिगोमेरिक है ना डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड DT थायमिन वाले लेंगे। Coated resins and further features of mRNA that have polyethyl can be exploited where only mRNA sequence containing side feature। तो जो अगर हमारे mRNA के पास polyethyl है तो हम वहाँ कॉलम के अंदर क्या ले रहे हैं, ऐसे रेजिन ले रहे हैं, है ना। मैट्रिक्स का हिस्सा है जिसमें क्या है, प्रोब है, और वो प्रोब किसकी है, बार बार उसमें TT आ रहा है तो उसको पकड़ेंगे। फिर मैंने आता है कि cDNA बनाया कैसे जाता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री अपन बना mRNA से DNA का बना। ये सिंपली कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इतना सा है कि एक mRNA जो होता है उससे DNA जो कि एक डबल स्टैंडर्ड होता है उसका सिंथेसिस है। दिस इज कॉल्ड cDNA कंस्ट्रक्शन। कि वंस mRNA इज प्यूरिफाइड एन ओलिगो DT प्राइमर, a short sequence of deoxythymidine nucleotide is bound to the polyethyl. The primer is required to initiate DNA synthesis by the enzyme reverse transcriptase। क्योंकि अब हम उसको जो न्यूक्लियोटाइड देंगे वो कौन से होंगे, डीऑक्सी वाले होंगे, तो जो स्ट्रैंड बनेगा वो DNA का बनेगा। This results in the creation of RNA DNA hybrid, क्योंकि टेम्पलेट तो है RNA का और उसके ऊपर नया बन रहा है, वो बन रहा है DNA। तो एक प्रकार का क्या हाइब्रिड मॉलिक्यूल, वेयर सिंगल स्ट्रैंड इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ DNA इज बाउंड टू ए स्ट्रैंड ऑफ mRNA। द रिमूव ऑफ mRNA बाय द RNase H, है ना। तो जो RNase H एंजाइम होता है वो क्या करेगा, RNA को डाइजेस्ट करता है। is used to cleave the backbone of the mRNA and generate the 3' OH group, which is important for the replacement of mRNA with the DNA. DNA polymerase first is then added. The cleaved RNA acts as a primer, and the DNA polymerase first can identify and initiate replacement of RNA nucleotide with those of the DNA. This is provided by the single-stranded cDNA itself by the coiling one of the 3' end, generating a hairpin loop. तो आपके पास जो बनेगा उसमें क्या है कि जो 3' पार्ट है वो एक हेयरपिन बना सकता है। तो DNA polymerase extend the 3' OH and later the loop is opened by the सीजरिंग का मतलब काटना S1 न्यूक्लियस। तो सिंगल स्ट्रैंड को कट करने वाला एंजाइम है S1 न्यूक्लियस, वो आपको पता होना चाहिए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन अपन कराते हैं तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होंगे, है ना। आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए RNase H है, ये अपन को पता होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर इसका जो मशीनरी है ना, वो अपन को थोड़ा सा ध्यान देना है कि पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे इसके एप्लीकेशंस आ जाएंगे। एक सेकंड, ये अपने दो सेक्शन हुए कि वन इज जीनोमिक लाइब्रेरी एंड वन इज cDNA लाइब्रेरी। ठीक है, दोनों की मैकेनिज्म वगैरह सारा कुछ अपन ने ले लिया यहाँ पे।
इसके बाद में अगला जो पार्ट है वो अपन इसमें लेते हैं, ये है फंक्शनल क्लोनिंग। देखो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या बायोलॉजी में जहाँ भी फंक्शनल बोलते हैं ना, तो फंक्शनल का मतलब होता है प्रोटीन, यानी कि काम का या कार्य का मतलब प्रोटीन बनाना, ये है ना। फंक्शनल क्लोनिंग इज ए मॉलिक्यूलर क्लोनिंग टेक्निक दैट रिलाइज on prior knowledge of the encoded protein sequence or function for gene identification. In this assay, a genomic or cDNA library is screened. कि जो हमने cDNA बनाया है ना, जीनोमिक लाइब्रेरी बनाया है, उसके अपन क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, है ना, जांच करते हैं, ठीक है। किस लिए? टू आइडेंटिफाई द जेनेटिक सीक्वेंस ऑफ ए प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारे किसी खास प्रोटीन के बनाने के लिए कौन सा जेनेटिक सीक्वेंस इम्पोर्टेंट है वो ढूंढते हैं, ठीक है। हाँ, एक्सप्रेशन cDNA लाइब्रेरीज में बी स्क्रीन विद एंटीबॉडीज स्पेसिफिक फॉर द प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। हिस्टोरिकली द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ ए प्रोटीन वाज यूज्ड टू प्रिपेयर डिजनरेट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड व्हिच वर देन प्रोब्ड अगेंस्ट द लाइब्रेरी टू आइडेंटिफाई द जीन एनकोडिंग द प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे अपन कुछ ले सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वर्कफ्लो जो रहता है उसमें अपन क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सैम्पल कलेक्शन, यानी कि जेनेटिक मटेरियल इज कलेक्टेड फ्रॉम ए पर्टिकुलर सेल टाइप, ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंटल सैंपल भी अपन ले सकते हैं। एनवायरमेंटल सैंपल का मतलब ईडीएनए से होता है, ठीक है। रिलेवेंट टू द बायोलॉजिकल क्वेश्चन इन फंक्शन क्लोनिंग एमआरएनए इज कॉमनली आइसोलेट एंड सीडीएनए इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द आइसोलेटेड एमआरएनए। In certain cases, genomic DNA may be isolated, particularly when environmental samples are used as a source of genetic material. तो पहले तो हमारे पास सैंपल होना चाहिए, उसके बाद में हम, जैसे हमारा मेथड था, हम लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनिंग और सिलेक्शन। तो द मेथड ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ prepared genomic serial library for the gene of interest is highly variable depending on the एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, कि हम किस प्रकार का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारे स्क्रीनिंग और सिलेक्शन मेथड है वो वेरी कर सकते हैं। वन मेथड ऑफ स्क्रीनिंग इज टू प्रोब क्लोनेज वाया सदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। ऐसे अपन वेस्टर्न ब्लॉटिंग कर सकते हैं, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज है उनको अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ नहीं है क्योंकि अपना जो मेन टॉपिक है ना वो ऑनली जीनोमिक लाइब्रेरी, cDNA लाइब्रेरी, वो आप वहाँ से तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यहाँ से भी चेक करेंगे कि जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग क्या होती है। जैसे प्रोफाइल का मतलब पूरा लेखा जोखा होता है, उसको अपन बोलते हैं। तो जीन एक्सप्रेशन, जैसे मान लो कि अभी आपने लाइब्रेरी बनाई, स्टोर किया, फिर आप छांट रहे हो, ढूंढ रहे हो, तो जीन एक्सप्रेशन से कनेक्टेड है, क्योंकि हमें लाइब्रेरी बनाने का मकसद भी क्या है कि हमारे पास जीन स्टोर हो जाए, है ना। तो जीन में हम क्यों चाहते हैं, प्रोटीन के लिए चाहते हैं। तो इन द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग इज द मेजरमेंट ऑफ द एक्टिविटी, है ना, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीन एट वंस, कि हजारों जीन की जो एक्टिविटी है उसको हम एक बार में कैसे नापें, वो है प्रोफाइलिंग। टू क्रिएट ए ग्लोबल पिक्चर ऑफ सेलुलर फंक्शन, यानी कि पूरी सेल में क्या चल रहा है जीन एक्सप्रेशन के हिसाब से। These profiles can, for example, distinguish between cells that are actively dividing or show how the cells react to a particular treatment, है ना, कि अलग अलग सेल्स में क्या चल रहा है। अगर हमें वो सारा पता हो तो हम इन चीज़ों पे जा सकते हैं,
है ना, कि उनकी कंडीशंस क्या हैं, वो कोई भी रिस्पॉन्स है वो कैसा देंगे, है ना, राइट। तो many experiments of this sort measure an entire genome simultaneously, that is every gene present in a particular cell. Several transcriptomic technologies, ट्रांसक्रिप्शन ही जीन एक्सप्रेशन है, और ट्रांसक्रिप्शन को अगर आप सारे को एक साथ ले लेंगे तो वो ट्रांसक्रिप्टोम बन जाएगा, और उससे जुड़ा हुआ जो अध्ययन है वो ट्रांसक्रिप्टोमिक्स बन जाएगा, ठीक है। कैन बी यूज टू जनरेट द नेसेसरी डाटा टू एनालाइज DNA microarrays, है ना, मेजर द रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ प्रीवियसली आइडेंटिफाइड टारगेट जीन्स। तो जो पहले से ज्ञात जीन है उनकी एक्टिविटी क्या है, ऐसे बहुत सारे जीन की एक्टिविटी हम एक सिंगल स्टेप में प्राप्त कर सकते हैं बाय यूजिंग DNA microarray टेक्नोलॉजी। Sequence based techniques like RNA sequencing have provide information of sequence that gene in addition their expression level. थोड़ा सा और समझिए कि ये जो प्रोफाइलिंग है इसकी नीड क्यों है, किस प्रकार से सारा सब्जेक्ट है कि एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग इज ए लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप आफ्टर सीक्वेंसिंग ए जीनोम। The sequence tell us what the cell could possibly do, यानी कि जब किसी सेल में क्या चल रहा है और वो हमारे पास आ जाए तो हम ये बता सकते हैं कि what the cell could possibly do, कि सेल कर क्या सकती है ना। while expression profile tell us what is actually doing at the point of time, जब ये पता लग जाता है कि अभी ये चल रहा है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इसमें ये हो सकता है या इसमें ऐसा कुछ पॉसिबल है। Genes contain the instruction for making messenger RNA, but at any moment each cell make mRNA from only a fraction of gene it carries. होने को तो सेल में न्यूक्लियस होता है, उसमें सारे जीन पड़े रहते हैं, लेकिन जीन एक्सप्रेशन तो सबका होता नहीं है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग जीन है वो ऑन और ऑफ होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक टाइम पे क्या चल रहा है वो पूरा सिस्टम आ जाता है, राइट। तो if gene is used to produce mRNA, it is considered on, otherwise it is considered off, ठीक है। Many factors control whether a gene is on or off, such as time of day, whether or not the cell is actively dividing, local environmental condition क्या है, particular signals क्या है, और दूसरी conditions है वो जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती हैं। यानी कि एक तो ये होता है कि कौन सा जीन, एक होता है कि कितने जीन, एक है कि सारे जीन, एक होता है कि सारे जीन उस समय पे क्या कर रहे हैं। अगर हमें ऐसी चीज़ें पता लग जाती हैं तो हम कंडीशन वाइज का क्या हो सकता है वो सारी चीज़ें अपन कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे स्किन सेल्स हैं, लीवर सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, है ना, समवॉट डिफरेंट जीन्स एंड देयर लास्ट पार्ट दैट मेक देम डिफरेंट। तो अलग अलग सेल टाइप्स हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं, उनके अलग रिस्पॉन्सेज हैं, तो वो सब जीन एक्सप्रेशन से ही हो पाता है, क्योंकि जितने भी फंक्शन हैं वो एंजाइम्स प्रोटीन्स यही करते हैं, तो वो जीन एक्सप्रेशन से जुड़ जाता है, ठीक है। आप इस चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं प्रोटियोमिक्स से, कंपैरिजन टू प्रोटियोमिक्स, कि द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स ऑन द ऑर्डर ऑफ 20,000 जीन्स विच वर्क इन कंसेप्ट टू प्रोड्यूस रफली, है ना, 1 बिलियन डिस्टिंक्ट प्रोटीन्स। 1000 into 1000 into million, 1 million, तो लगभग 20,000 जीन हैं जो लगभग 1 मिलियन प्रोटीन्स को रफली बनाते हैं। दिस इज ड्यू टू अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, कि एक जीन से एक से ज़्यादा प्रोटीन है वो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग से बन पाते हैं, वरना तो 20,000 जीन होते तो 20,000 प्रोटीन ही बनती, ठीक है। एंड ऑल्सो बिकॉज सेल मेक इम्पॉर्टेंट चेंजेस टू प्रोटीन ड्यूरिंग पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, या एक ये हो सकता है कि प्रोटीन बनने के बाद में थोड़ी बहुत उसमें छेड़खानी करके उसको बदला जाए, दिस इज कॉल्ड पोस्ट ट्रांसलेशनल, ठीक है। हाँ, इन एनी केस ए सिंगल मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक्सपेरिमेंट कैन आइडेंटिफाई अबाउट 2000 प्रोटीन और अराउंड 0.2% ऑफ द टोटल प्रोटीन्स ऑफ ए टोटल नंबर जो है उसका हम केवल अगर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं तो हम केवल 0.2% ही जान पाते हैं।
While knowledge of the precise protein a cell make proteomics is more relevant than knowing how much messenger mRNA is made from each gene, gene expression profiling provide the most global picture possible in a single experiment. तो our proteomics methodology is improving in other species जैसे कि yeast and it's possible to identify 400 protein in just a 1 hour. तो जीनोम बड़ा होने पे प्रोफाइलिंग वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है. ये चीज़ काम आ सकती है तो थोड़ा सा आप इसको देखें. ये है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज का मतलब कारण, इफेक्ट का मतलब प्रभाव है. Fairly straightforward statistics provide an estimate of whether association between genes on list are greater than what one would expect by chance. ये क्या है कि थोड़ा स्टैटिक्स की बात है ना. ये क्या कहना चाहता है, एस्टिमेट आकलन, मात्रा कितना है ना, ऑफ वेदर. वेदर का मतलब होगा या नहीं होगा, हाँ या ना, ये शोर नो ना. वेदर एसोसिएशंस बिटवीन जीन्स, ये जीन्स के बीच में जो कनेक्शन है, ठीक है, ऑन लिस्ट जो हमारे पास है, यानी कि जो एसोसिएशन हम अभी ढूंढ रहे हैं, जान रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, आर ग्रेटर देन what one would expect by chance. यानी कि बाई चांस उनमें कितना रिश्ता होना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा रिश्ता है वो पाया जाता है. These statistics are interesting even if they represent a substantial oversimplification of what is really going on. Hence, in an example, suppose there are 10,000 genes in an experiment, only 50% यानी कि 0.5 of which play a known role in making cholesterol. ठीक है, आपके एक्सपेरिमेंट में 10,000 जीन हैं और आपको पता है कि ओनली 50% जो हैं विच प्ले ए नॉन रोल. ठीक है, कोई भी फंक्शन है, कोलेस्ट्रॉल का बनना ही फंक्शन है. ठीक है, द एक्सपेरिमेंट आइडेंटिफाई 200 रेगुलेटरी जीन्स. तो आपको 200 रेगुलेटरी, यानी कि रेगुलेटरी का मतलब जो कोलेस्ट्रॉल के बनने को कंट्रोल करते हैं, बनाते हैं वो तो जीन है, बनाने को कंट्रोल करने वाले रेगुलेटरी. ऑफ दिस 40, यानी कि जो 200 हैं उनके में से 40 यानी कि 20% टर्न आउट टू बी ऑन ए लिस्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल जीन एज वेल. तो उनमें से आप 20% का टर्न आउट टू बी है ना, आप उनको निकाल सकते हो. बेस्ड ऑन द ओवरऑल प्रिवलेंस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल जीन, यानी कि 0.5 जो आपके काम कर रहे हैं, वन एक्सपेक्ट एन एवरेज ऑफ 1 कोलेस्ट्रॉल जीन फॉर एवरी 200 रेगुलेटरी जीन. दिस इज 0.0005 टाइम्स 2000. तो दिस एक्सपेक्टेशन is an average, so one expect to see more than one sum of the time. कि जितना हम कैलकुलेट करते हैं उससे कहीं ज़्यादा है वो आपको एसोसिएशन में मिल सकते हैं. दिस क्वेश्चन बिकम हाउ ऑफन वी वुड सी 40 इंस्टेड ऑफ 1 ड्यू टू प्योर चांस. तो थोड़ा सा क्या है कि वो स्टैटिक्स की भाषा के अंदर इस चीज़ को बताया गया है. ठीक है, यहाँ से आप प्रोफाइलिंग को थोड़ा और जान सकते हैं कि एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग प्रोवाइड न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट जीन्स डू अंडर डिफरेंट कंडीशंस. ओवरऑल माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसेस रिलायबल एक्सप्रेशन प्रोफाइल. क्योंकि माइक्रो एरे के अंदर हम प्रॉप्स इस्तेमाल करके एक सिंगल चिप के ऊपर बहुत सारे प्रोटीन एक्सप्रेशन है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो अपन आगे पढ़ेंगे. From this information, one can generate
न्यू हाइपोथेसिस अबाउट बायोलॉजी और टेस्टिंग एग्जिस्टिंग, है ना। तो जब हमारे पास सारा इंफॉर्मेशन आ जाता है, अलग अलग कंडीशंस में आ जाता है, तो हम फिर और नए कंक्लूजन से उन पे जा सकते हैं। However, the size and complexity of these experiments often results in a wide variety of possible interpretation. In many cases, analyzing expression profiling results takes far more effort than performing the initial experiment. तो कॉम्प्लेक्सिटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा हमारा जो प्रोफाइलिंग है वो ज़्यादा एफर्ट्स मांगेगा, नहीं कि ज़्यादा वो उसमें आपको इनपुट देना पड़ेगा। मोर रिसर्च यूज मल्टीपल स्टेटिस्टिकल मेथड एंड exploratory data analysis before publishing their expression profiling result and coordinating their efforts with a bioinformatician or other expert DNA microarray. Good experimental design, adequate biological replication and follow-up experiments play key role in successful expression profiling experiments. जैसे एक बार टॉपिक अपना जैसे मान लो कि अपन लाइब्रेरीज तो जान रहे होते हैं, उसके बाद में भी उसके आगे की चीज़ें हैं वो भी जान रहे होते हैं, तो में भी हमारा कोई क्वेश्चन की भाषा समझने में हमारे काम आ सकती है ना, या कोई सिचुएशन होती है उसको अपन समझ पाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ज़रूरी होता है। एक बार आप उनको देख जरूर लेंगे, फिर अपन को नेक्स्ट जो है वो जो माइक्रो एरे जो चिप टेक्नोलॉजी उसको समझना है, ठीक है।